फ्रेंड्स, हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक लड़का रात के 2 बजे सुनसान सड़क पर मूसलाधार बारिश में अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर अपनी आंखें मूंदकर अपने ऊपर बरस रही बारिश की नन्ही नन्ही सी बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसने अपना एक पैर मोड़कर रखा हुआ था और दूसरा पैर लटका कर रखा था जो सड़क को छू रहा था, जिसे देखकर उसकी हाइट का अंदाजा लग रहा था। गाड़ी के अंदर एफएम रेडियो पर गाना बज रहा था। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। फिल्म एल्गार में ये गाना था जो संजय दत्त और नगमा पर फिल्माया गया है। तभी एक लड़की सड़क पर बेतहाशा दौड़ रही थी। वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसे देखकर यही लग रहा था कि वो शादी के मंडप से भाग कर आई है। वो सड़क पर अपना भारी भरकम लहंगा पकड़कर भाग रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसके पीछे 2 जीपें लगी हुई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। महादेव जी, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। वो मन ही मन महादेव से प्रार्थना कर रही थी और नंगे पैर सड़क पर भाग रही थी। सड़क पर कंकड़ पत्थर भी उसके पैरों में चुभ रहे थे, जो उसके पैरों को लहूलुहान कर रहे थे। जब वो भाग रही थी तभी सड़क साइड उस लड़की ने उस लड़के की गाड़ी को देखी, तो वो भागते हुए उसकी गाड़ी के पास गई और उसकी गाड़ी की डिग्गी खोलकर चुपके से उसमें जाकर छुप गई। 2 ओपन जीपें सड़क पर तेजी से भाग रही थी। वो शायद उस लड़की को ढूंढ रहे थे। उन 2 जीप में से एक जीप ने लड़के की गाड़ी को पीछे से ठोक दिया, तो वो लड़का बोनट पर से गिरते हुए बचा। गाड़ी की डिग्गी में लड़की का सिर पर शायद चोट लग गई और कमर में कोई धारदार चीज लग गई। कपड़े भीगे होने की वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी कमर में उस धारदार चीज के लगने से उसकी कमर पर कट लग गया है और उसमें से खून बह रहा था। पर जब उसका हाथ अपनी कमर पर गया तो वो समझ गई उसे चोट लग गई है। अगर वो गाड़ी से बाहर निकली तो वो लोग उसे देख लेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी चुनरी को अपनी कमर पर लगी चोट पर रख लिया। अबे तेरी तो कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? वो लड़का अपनी गाड़ी की बोनट के ऊपर से उठकर सड़क पर उतर आया। वो लड़का दिखने में लंबा रिष्ट पुष्ट नौ युवक था, जिसकी उम्र 23-24 साल की थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों से पानी निकालता हुआ अपनी गाड़ी की बैग को देखने लगा। कमीनों, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तुम्हें मेरी धन्नो दिखाई नहीं दी सड़क पर खड़ी? मेरी धन्नो का हुलिया बिगाड़ दिया। तुम सब बहुत ही निर्दय लोग हो। वो अपनी गाड़ी की डिग्गी के सामने उन लोगों की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मेरी धन्नो की खूबसूरती को दाग लगाया है तुम सबने। वो लड़का अपनी गाड़ी पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहने लगा। वो लड़का गाड़ी के पिछले हिस्से को देख रहा था जो पूरी तरह से पिचक गया था। अब इसका हर्जाना भरना पड़ेगा तुमको। वो लड़का उन आदमियों की तरफ देखे बिना कह रहा था। जीप में सवार आदमियों ने काले रंग की पैंट शर्ट पहनी हुई थी। भाई, ये कोई पागल वागल लगता है, इसे हम ऐसे ही निपटा देंगे। उनमें से एक बलवान सा आदमी अपनी जीप में से उतरते हुए अपने साथी से कहने लगा, जा जल्दी से निपटा करा, हमें इस लड़की को ढूंढना पड़ेगा वरना हम सब बेमौत मारे जाएंगे। लड़का अपनी गाड़ी के पिछके हुए पिछले हिस्से को हाथ रखकर देख रहा था। देख, हमने तेरी गाड़ी को जानबूझकर नहीं ठोका है। हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्या तूने उसे यहाँ से जाते हुए देखा है? वो आदमी उस लड़के के कंधे पर अपना हाथ रखता उससे पहले ही उस लड़के ने फुर्ती दिखाई और उस बलवान आदमी की कलाई पकड़कर उसकी पीठ से लगा दी। पहले मेरी धनों का जो हुलिया बिगाड़ा है तुमने, उसे ठीक करने का हर्जाना पड़ो। उस लड़के ने उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा। ओए पागल हो गया है तू? तुझे पता है हम किसके आदमी हैं? मुझे जानने में कोई दिलचस्प नहीं है कि तुम किसके आदमी हो। बस तुम हर्जाना भरो और यहाँ से दफा हो जाओ, कहकर उसकी कलाई मरोड़ दी। वो आदमी की चीखें खामोश वातावरण में गूंज गई। भाई माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। वो आदमी दर्द से बिलबिला उठा। उसे समझ में आ गया कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता है। इस लड़के से पंगा लेकर हमने अच्छा नहीं किया भाई। हमारी हड्डियों का चूरमा बनाकर हमारी ही आंखों में डालने का दमखम दिखाई दे रहा है इसमें। वो सभी आदमी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। उसके साथियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़के के हाथ से
अपने साथी का हाथ अपने पास वापस ले आए। अबे तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इसके रुपए इसे लौटा दो, वरना ये मेरा हाथ तोड़ देगा। भाई बता कितना हर्जाना भरे हम? वो दर्द से कराहते हुए बोला। बिना एक्सप्रेशन के लड़का बोला 50,000। कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया तुमने? वो आदमी बोला। वो लड़का उसका हाथ अब जोर से मरोड़ने लगा। दे कलवा दे इसे, इसका हर्जाना। उई। वो दर्द से कराते हुए अपने मुंह से ऐसी आवाजें निकालने लगा। एक आदमी अपने हाथ में रुपए लेकर डरते हुए उसके पास आया। लीजिए भैया आपके पैसे। उस लड़के ने उस आदमी को एक झटके से छोड़ दिया और वो आदमी दूर जाकर गिरा। वो लड़का पैसे गिनने लगा और वो आदमी कब वहां से गायब हो गए पता ही नहीं चला, और वो जीपे भी वहां से गायब हो गई। ए लड़की बाहर निकल, वो लोग चले गए हैं। वो लड़का अपनी गाड़ी की डिक्की को खोलते हुए बोला। ए लड़की बाहर निकल, वो लोग चले गए हैं। उस लड़के ने तल्खी से अपनी गाड़ी की डिक्की खोलते हुए कहा। वो लड़की अपना लहंगा संभालते हुए किसी तरह से गाड़ी की डिक्की से बाहर निकली। अभी भी मूसलाधार बारिश लगी हुई थी। उसकी कमर पर घाव बन गया था। उसके घाव से अब भी खून बह रहा था। उसे दर्द भी हो रहा था। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो लड़का अपनी गाड़ी के पास जाकर ड्राइविंग सीट वाला डोर खोलने लगा तो वो लड़की दूसरी तरफ का डोर खोलने लगी। वेट। वो लड़का उसे गाड़ी में बैठने से रोकते हुए कहने लगा। तुम कहाँ गाड़ी में बैठ रही हो? वो लड़का उस लड़की को घूरते हुए कहने लगा। तो मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? वो रुआंसी होकर कहने लगी। मुझे क्या पता वो आदमी कौन थे जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। तुम्हें अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। वो लोग मुझे ढूंढते हुए अगर दोबारा यहाँ आ गए तो वो मुझे पकड़ लेंगे। वो लड़की रोते हुए अपने हाथ जोड़ने लगी सामने। कौन थे वो लोग और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? वो लड़का उसे घूरते हुए उससे पूछने लगा। मेरी शादी जबरदस्ती मेरी सौतेली माँ मुझसे बड़ी उम्र वाले आदमी के साथ करवा रही थी। मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ और वो आदमी 40 साल का है। ऐसा है, हर तीसरी लड़की यही डायलॉग सबको चिपकाती है जब वो घर से भागकर किसी लड़के से टकराती है। तुम कुछ नया ट्राई करो। ये डायलॉग अब बासी हो गया है। कुछ नया सोचो। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो लड़की ने उसका पैर पकड़ लिया। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा पैर। कहाँ फंस गया मैं? वो लड़का बड़बड़ाने लगा। गाड़ी में आकर बैठो। वो लड़की जब उठने लगी तो उसका हाथ अपनी कमर पर चला गया और उसमें से खून की धारा बह निकली। उसने अपने दर्द को अपने होठों को खींचकर उसे अपने मुंह के अंदर ही रख लिया। लड़के की नजर सड़क पर बारिश के पानी में मिले खून पर गई तो वो लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने अपनी कमर पर अपना दुपट्टा रखा हुआ था पर खून बहने से रुक नहीं रहा था। ये क्या हुआ है तुम्हें? वो हैरानी से उसकी तरफ देखकर उससे कहने लगा। जब उन लोगों ने आपकी गाड़ी ठोकी थी तब मैं आपकी गाड़ी की डिग्गी में छुप गई थी। पता नहीं शायद कोई धारदार चीज मेरी कमर में दब चुप गई। ओ गॉड, कहाँ फंस गया मैं? वो लड़का अपने बाल नोचते हुए खुद से कहने लगा। गाड़ी में बैठो अब जल्दी से, वो तल्खी से बोला। फिर वो लड़की जल्दी से लड़के की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। लड़का ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी में गियर डालकर गाड़ी में चाबी लगाकर गाड़ी खाली सड़क पर भगाने लगा। गाड़ी में अब भी एफएम रेडियो पर कुमार सानू के गाने बज रहे थे। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। फिल्म आशिकी का गाना है। लड़की उस लड़के की तरफ देखने लगी। फिर उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रख लिया। उसने सीट की बैक से अपना सिर लगा लिया। कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। वो लड़का लड़की को देख रहा था। बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। रंग ना ज्यादा गोरा था ना ज्यादा काला, बीच का था, पर उसके नए नक्श किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी थे। काली घनी लंबी भवें और पलकें भी लड़की की थी। होठ कटावदार गुलाबी थे। वो लड़का उसे देखने लगा। इसे अस्पताल लेकर गया तो कहीं मैं ही ना फंस जाऊं। पता चला मुझे ही लपेटे में ले लिया उन लोगों ने जो इसके पीछे आए थे। फिर उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ गई जहाँ एक मेडिकल स्टोर था। उसने गाड़ी रोकी और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आया। रोड क्रॉस करके मेडिकल स्टोर से कुछ दवाएं और पट्टी ली। फिर पैसे दे करके दवाई की थैली लेकर जल्दी से अपनी गाड़ी खोल कर उसमें बैठ गया और गाड़ी अपने फ्लैट की तरफ घुमा ली।
उस लड़के ने अपनी गाड़ी दिल्ली के पॉश एरिया में बनी एक बिल्डिंग की पार्किंग में ले जाकर खड़ी की थी। लड़की अभी भी सो रही थी। कैसे घोड़े बेचकर सो रही है, जैसे ये गाड़ी इसके रिश्तेदार की है। वो लड़का गुस्से से खींचते हुए उस लड़की को आवाज देने लगा। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने बिना देखे ही फोन अपने कान पर लगा लिया, पर फोन स्पीकर मोड पर चला गया। हेलो, लड़के ने फोन अपने कान से लगाते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से कोई उससे बात करने लगा। अब ऐसा, वो आवाज गाड़ी में गूंज गई और उस लड़के ने गुस्से से अपना फोन से स्पीकर मोड से हटा दिया। कितनी बार कहा है आपने कि मुझे फोन करके परेशान मत किया कीजिए। लड़का यानी अभय ने गुस्से से अपने दांतों को खींचा, फिर फोन बंद कर दिया और जोर से गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपना हाथ दे मारा। अभय ने उस लड़की की तरफ देखा तो पता नहीं क्यों उसका गुस्सा और बढ़ गया। ये लड़की गाड़ी में रहने का इरादा है क्या? वो लड़की को उसके कंधे से पकड़कर उसे झंझोड़ने लगा। लड़की हड़बड़ाकर उठ गई। अभय का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देखा तो वो डर गई। सॉरी, मुझे नींद आ गई थी। गाड़ी से नीचे उतरोगी या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर तुम्हें गाड़ी से बाहर निकालूं? अभय बुरी तरह से खींच पड़ा। फोन सुनने के बाद लड़की, नहीं नहीं, मैं खुद उतर जाऊंगी, कहकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आई। अभय तेज कदमों से बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, पर लड़की आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, क्योंकि उसे अपनी कमर में अब दर्द महसूस हो रहा था, जहां उसे चोट लगी हुई थी। सड़क पर नंगे पैर दौड़ने की वजह से कंकड़ पत्थर उसके पैरों की तली में चुभ गए थे, जिसकी वजह से पैर भी जख्मी हो गए थे। अभय बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचा तो वो पीछे मुड़कर देखने लगा। बारिश अभी भी लगी हुई थी। लड़की धीरे धीरे चल रही थी तो अभय गुस्से से पीछे उसकी तरफ मुड़ा। तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकती हो? अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ यहाँ देख लिया तो 100 बातें बनाएंगी। वो लड़की तेज चलने की कोशिश कर रही थी, पर चल नहीं पा रही थी। अभय ने गुस्से से अपने बालों में अपना हाथ फिराया और 2 फलांग मारकर उसके पास आया और उसे अपनी गोदी में उठाकर तेजी से बिल्डिंग में घुस गया। लड़की अपनी आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी। मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारिए। वो उसकी गोद से नीचे उतरने लगी। कछुए की चाल से चल रही हो तुम, ऐसे ही चलती रही तो कल सुबह तक मेरे फ्लैट में पहुंच पाओगी। फिर बिल्डिंग में रहने वाली सभी आंटियों के पास सिर्फ एक ही टॉपिक होगा बात करने के लिए। वो लड़की कौन थी जो नीली आंखों वाले लड़के के साथ थी? वो लड़का मुंह बनाकर बोला तो लड़की को हंसी आ गई। वो अभय की आंखें देखने लगी तो वो नीली थी। ज्यादा दांत दिखाए तो अभी यही पटक दूंगा और मुझे घूरना बंद करो। वो उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगा तो लड़की ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी नजरें झुका ली। फिर आती रहना तुम, और सबके सवालों के जवाब भी देती रहना अकेली। अभय जल्दी से लिफ्ट में घुस गया और अपने फ्लोर पर जाने के लिए उसने बटन दबा दिया। लड़की को वो गोद में उठाकर ही खड़ा था। आप मुझे नीचे उतारिए, मैं चल लूंगी खुद से। चुपचाप बिना हिले डुले गोद में रहो, वरना यहीं पटक दूंगा। आप प्यार से बात नहीं कर सकते हैं? हर बात पर चिढ़ना जरूरी है क्या? वो लड़की भी उसे इस बार घूरते हुए अपनी बात कहने लगी। मेरे चिढ़ने और गुस्से से बात करने से तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम्हें क्या मेरे साथ उम्र भर रहना है? अबे उसे खा जाने वाली नजरों से देखकर कहने लगा। आप जैसे सड़ू नेचर वाले इंसान के साथ कोई रह भी कैसे सकता है? वो धीरे से बुदबुदाई, पर अभय नहीं सुना उसकी बुदबुदाहट, वरना लड़की को वहीं पटक कर चला जाता। तभी लिफ्ट खुल गई और वो जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल आया। उसे अपनी गोद में उठाकर अपने फ्लैट का दरवाजा पासवर्ड लगाकर खोलने लगा। दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और लड़की को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। फिर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये लो, अपने जख्म पर ये दवाई लगा लेना, और हाँ, तुम मुझे सुबह यहाँ दिखनी चाहिए। फिर अभय अपने कमरे में चला गया। कपड़े तो लड़के के भी भीगे हुए थे। उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी तो तड़के के 3 बजे का टाइम दिखा रही थी। लड़की कुछ नहीं बोली और वो अपनी नजरें घुमाकर फ्लैट को देखने लगी। 1 BHK फ्लैट था। सिंगल आदमी अकेला कैसे रहता है, उसे आज पता चला। टी टेबल पर गंदे मोजे रखे हुए थे। सिंगल सोफे पर शर्ट, जीन्स, टी शर्ट की नुमाइश लगी हुई थी। जूते पूरे हाल के कोने की सजावट बने हुए थे। मोजों से इतनी भयानक गंदी बदबू आ रही थी कि उसने जल्दी से अपने मुंह को अपने दुपट्टे से ढक लिया। अभय कुछ देर बाद कपड़े चेंज करके हॉल में आ गया। वो शर्टलेस था, पर उसने लोअर पहना था। तुम अब तक यहीं खड़ी हो? लड़की की नजर जब उसके निरावरण धड़ पर गई तो जल्दी से उसने अपनी आंखें अपने दोनों हाथों से ढक ली और अभय की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। आप ऐसे कैसे मेरे सामने आ सकते हैं?
कैसे से क्या मतलब है तुम्हारा? वो अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी भौहें उचकाते हुए लड़की से बोला, आप बिना शर्ट के मेरे सामने आ गए। अभय ने अपनी तरफ देखा, फिर उसे देखा जो उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ी थी। ओ हेलो, कुछ घंटों की मेहमान हो यहाँ, ज्यादा चूं चपड़ करने की जरूरत नहीं। तुम अभी तक भीगे कपड़ों में खड़ी हो। वो उसके कपड़ों से टपकते हुए पानी को देखकर बोला, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। वो उसकी ओर बिना मुड़े कहने लगी, एक और मुसीबत। अब मैं तुम्हारे रात के 3 बजे कपड़े कहाँ से लाऊं? सही कहते हैं सब, लड़की मतलब मुसीबत। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में गया, फिर कुछ सेकंड के बाद कमरे के अंदर से बाहर बाहर हॉल में आ गया। लड़की के हाथ में अपनी ब्लैक शर्ट पकड़ाते हुए उसे कहने लगा, जाकर कपड़े बदलो, वरना कल सुबह तक कुल्फी जम जाएगी तुम्हारी। पर आपकी शर्ट मैं कैसे पहनूं? वो अब भी उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी। जैसे पहनते हैं। अभय मुंह बनाकर कहने लगा, जो है यही है, इसी में एडजस्ट कर लो। ये अकेली शर्ट है। लड़की डरते हुए बोली, तो? लड़का उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहने लगा, तो मैं अकेली शर्ट नहीं पहन सकती हूँ, तो फिर बैठी रहो गीले कपड़ों में। वो गुस्से से लड़की के हाथ से शर्ट खींचते हुए कहने लगा, पर लड़की ने शर्ट का एक सिरा पकड़ लिया। मैं पहन लूंगी, उसने हार मानते हुए कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने अपने कमरे में। यहाँ एक ही कमरा है और मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा और बिस्तर बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा। वो र्यूड होकर बोला और फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अनबी, तेरी जिंदगी में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो तुझसे प्यार से बात करे। भगवान जी, मैं क्या आपके लिए बहुत स्पेशल हूँ जो आप चुन चुन कर दुनिया भर के गम मेरी झोली में डाल रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर भगवान जी। वो रोते हुए ये सब बातें कर रही थी और अपनी नाक को छोटे बच्चों की तरह पोंछ रही थी। यही एक नकचढ़ा, गुस्सैल और सड़ू इंसान मिला था आपको मुझसे मिलवाने के लिए। बोलिए। वो अपना चेहरा ऊपर उठाकर कहने लगी और आंसू पोंछते हुए फ्लैट में बने दूसरे बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकल आई। अनबी बहुत थक गई थी। उसने सोफे की तरफ देखा, फिर सोफे पर रखे कपड़े एक तरफ रख दिए और अपने घुटनों को अपने मुंह देकर सोफे पर लेट गई। उसे लेटते ही नींद आ गई। अनवी दवाई खाए बिना ही रात को सो गई। रात को उसे ठंड लगने लगी। वो खुद में सिमटती जा रही थी। उसे ओढ़ने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने नींद में ही सोफे पर रखे हुए अभय के कपड़ों से खुद को पूरी तरह से ढक लिया और फिर वो दोबारा सो गई। सुबह अभय उबासी लेते हुए अंगड़ाई लेने लगा। वो अपने कमरे से बाहर निकल आया। वो किचन की तरफ जाने लगा तो उसकी नजर अनवी पर गई, जो उसके कपड़ों से खुद को ढककर सो रही थी। ये लड़की अभी तक यही है? और मेरे कपड़े, क्या इसे कंबल नजर आ रहे थे जो मेरे कपड़ों को ओढ़ कर सो रही है ये? अभय गुस्से से पैर पटकते हुए उसके सिर पर जाकर खड़ा हो गया। ए लड़की उठो, जोर से बोलने लगा पर अनवी गहरी नींद में सो रही थी। उस पर अभय के चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। इसकी तो कहकर अभय उसकी कलाई पकड़ के उसे उठाने लगा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो झुककर उसके माथे को छूने लगा। ओ गॉड, इसे तो बहुत तेज बुखार है। उसने अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखा और एक हाथ अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी नजर दवाई की थैली पर गई जो रात को उसने उसके लिए मेडिकल स्टोर से खरीदी थी। वो टेबल पर वैसी की वैसी ही रखी थी। ये लड़की मुझे जेल की हवा जरूर खिलवाएगी। अभय कुर्ते हुए बड़बड़ाने लगा। इसे बहुत तेज बुखार है। इसने रात को दवाई भी नहीं खाई। पहले इसे उठाकर कुछ खिला देता हूँ, फिर दवाई खिला देता हूँ। ठंड की वजह से वो अपने दांतों को किटकिटाने लगी। पहले इसे कंबल ओढ़ा देता हूँ, वरना कहीं ये लुढ़क न जाए, कहकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा। फिर पलक झपकते ही अपने कमरे से कंबल लेकर आ गया। उसके ऊपर से अपने कपड़े उठाए तो वो उसके खुले पैरों को देखने लगा, जो बहुत खूबसूरत थी। उसने अपना सिर झटका और उसे अच्छे से कंबल ओढ़ा दिया। वो अब भी कांप रही थी तो अभय उसके पास अपने घुटने के बल बैठ गया और उसके माथों को अपने हाथों से लेकर उसकी हथेलियों को मसलने लगा ताकि उसे कुछ गर्माहट मिल जाए। कुछ देर बाद अनवी ने अपने दांत खटखटाने बंद कर दिए तो अभय ने लंबी सांस ली। इसका जख्म कहीं ज्यादा गहरा तो नहीं है? कहीं ये लड़की मेरे चक्कर ना लगवाए अस्पताल के? कहीं ये यहाँ मर गई तो? अभय बड़बड़ाने लगा। अभय कुछ सोचते हुए उसके ऊपर झुका और उसकी शर्ट को जैसे ही ऊपर उठाने लगा तो अनबी ने अपनी आंखें एकदम से खोल दी। अनबी ने जब अभय को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? वो गुस्से में दिखाई दे रही थी।
क्या करने की कोशिश कर रहा था मैं? मुझे बताओगी तुम? अभय सीधा खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखकर उससे बातें करने लगा। चेहरे पर कौन से भाव थे उसके इस वक्त चेहरे को देखने से पता नहीं चल रहा था। अनबी अभय की आंखों की गहराई देख रही थी। वो आप मेरी शर्ट ऊपर कर रहे थे तो मैं एक लड़की हूँ और आप लड़के। जाने क्यों अनबी का लहजा नर्म हो गया उसकी आंखें देखकर। ओह थैंक यू, मुझे तो पता नहीं था कि तुम लड़की हो और मैं लड़का हूँ। अभय के चेहरे पर गुस्से के भाव आते जाते हुए दिखाई देने लगे। ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभय हर सब चबाते हुए कह रहा था। मैं वो अनबी अपनी कही बात से झेप गई थी। उसने अपनी नजरें झुका ली। क्या मैं वो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे सोते हुए का फायदा उठाने वाला हूँ? उसने अनबी के चेहरे के ऊपर झुकाते हुए कहा। अनबी को तो यही लगा था कि अभय उसका फायदा उठाने वाला है, पर अभय की आंखों में उसे सच्चाई नजर आई तो उसने अपनी नजरें झुका ली। उसके कहे शब्द उसे पराये लगने लगे। मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो तुम्हें अपने घर नहीं लेकर आता, कहीं और लेकर जाता, समझी? पर मैं लड़का हूँ इसलिए तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो। राह चलती हर लड़की को मैं छेड़ता हूँगा। लड़कों के बारे में सबकी मेंटेलिटी एक जैसी ही होती है। तुम भी उन जैसे सोचने वालों में से हो। सब लड़के धोखेबाज, बेवफा और हर लड़की को हवस की नजरों से देखने वाले नहीं होते। पर यह बात किसे समझाई जाए? किसी तरह से कोई राहत नहीं मिलती है। लड़के अगर बेकसूर होंगे भी तो भी कोई उनकी कही बात पर भरोसा नहीं करता है। बीच सड़क पर कोई लड़की अगर लड़के को थप्पड़ मारती है तो लड़के को ही कसूरवार ठहराया जाता है कि इसने ही लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी हवस भरी नजरों से देखा जाता है। अगर लड़के ये बात किसी से कहेंगे तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर लड़के चुप्पी साध लेते हैं और घुटते रहते हैं। ये बात अगर अपने घर वालों को बताएंगे तो वो भी लड़के को ही दोषी ठहराएंगे। कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता है। लड़की को कोई छेड़ दे सब इकट्ठे हो जाते हैं, पर लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। दोहरी भूमिका निभाता है हमारा समाज। लड़का लड़की एक समान, तो क्या अगर लड़कों के साथ कोई ज्यादती होती है तो लड़कों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? अभय गुस्से से जोर से चीखा और अपनी गर्दन पर अपना हाथ फिराने लगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस वक्त इस फ्लैट में तुम्हारे मेरे अलावा कोई नहीं, इस फ्लैट में। पर मैं उनमें से नहीं हूँ जो मदद के नाम से किसी का फायदा उठाए। अनवी उसकी आंखें देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी इस बात के लिए ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था अभय। अभय, तुम्हें बुखार था इसलिए तुम्हें चेक कर रहा था। अभय खुद को नॉर्मल करते हुए उसकी तरफ देख कर कहने लगा। गलत इरादे से नहीं छू रहा था मैं तुम्हें। मैं किसी को सफाई नहीं देता हूँ। वैसे भी सच बोलने पर कौन यकीन करता है किसी पर? सब तोहमतें ही तो लगाते हैं सच्चाई जाने बिना। तोहमतें लगाने वालों में बाहर वालों के साथ घर वाले भी शामिल होते हैं। तुम्हें बुखार है इसलिए अपना ख्याल खुद रखना सीखो। कहकर वहां से जाने लगा तो अनबी ने उसकी कलाई पकड़ ली। अभय ने अपनी कलाई पर अनबी के हाथ की पकड़ देखी तो उसकी तरफ देखने लगा। आप मेरी वजह से परेशान मत हो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैंने आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा है। आपने एक अजनबी होकर मुझे बचाया और मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जैसे ही सोफे पर से उठने लगी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका हाथ अपनी कमर पर लगी चोट पर चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चुपचाप से लेटी रहो यहीं। ऐसी हालत में यहाँ से बाहर जाओगी तो सब लोग समझेंगे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। सब लोग मिलकर मुझे दोषी ठहरा देंगे। जब तक ठीक नहीं हो जाती हो यहाँ पड़ी रहो, पर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, समझी? वो उसे घूरते हुए बोला। अनबी का मुंह खुल गया पर दूसरे ही पल उसको हंसी छूट गई। मैंने तुम्हें कोई जोक सुनाया है जो तुम अपने दांत दिखा रही हो? वो उसकी तरफ देखकर चिढ़ती हुई कहने लगा। मेरी मदद करिए ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और आपके सिर से मेरा बोझ उतर जाए। वो अनबी की तरफ देखने लगा। मैं तुमसे अब दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ और यहाँ से चली जाओ। अनबी को उसने अपनी शर्ट छोड़ने का इशारा किया और अभय ने उसे कंबल से ढक दिया। सिर्फ कमर पर लगी चोट वाला हिस्सा खुला रखा उसने। वो हाथ लगाकर चोट का निरीक्षण करने लगा। तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। अभय का पूरा ध्यान अनबी की चोट पर था। इस वक्त अभय के चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी। अभय ने टेबल के ऊपर से दवाई का लिफाफा उठा लिया। उसमें से एंटीसेप्टिक
निकाल कर कॉटन रोल में से थोड़ा सा कॉटन निकाल कर उस पर उड़ेल दिया। अभय अपने दोनों घुटनों के बल सोफे के पास बैठ गया। वो अनबी की चोट को एंटीसेप्टिक से साफ करने लगा तो अनबी ने अभय के कंधे को कस कर पकड़ लिया और अपनी आंखें दर्द के मारे बंद कर ली। अभय ने बहुत सहजता से अनबी की कमर पर लगी चोट पर मरहम पट्टी कर दी। अनबी उसे ये सब करते हुए एकटक देख रही थी। मुझे घूरना बंद करो। अभय ने अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसकी तरफ देखकर गुर्राया और उठकर खड़ा हो गया। ये मत समझ लेना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई रहम है। मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरे घर से चले जाओ। अभय पता नहीं क्यों अचानक से इतना गुस्सा में आ गया और वहां से चला गया। अभय को इस तरह गुस्सा करते देख अनबी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मैं जाऊंगी कहाँ? वो लोग पागल कुत्तों की तरह मुझे सूंघते हुए अगर यहाँ पहुंच गए तो कहीं इन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। अनबी बहुत परेशान हो गई। दिल्ली शहर में अकेले वो कैसे रहेगी? ये सब बातें सोचते हुए अनबी के चेहरे पर उदासी घिर आई। अनबी अभय के घर में जरूर रह रही थी, पर अभय का दिल उसके प्रति बिल्कुल भी नहीं पसीजा। अभय हमेशा सर्चलेस रहता था। उसके सामने अनबी ने कभी भी उसे नजर उठाकर नहीं देखती थी। अभय हर वक्त उससे चिढ़कर बात करता था। बेवजह ही गुस्सा करना, चिल्लाकर बात करना उसकी आदत बन गई थी। ये बात अनबी को अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो मजबूर थी यहाँ रहने के लिए। अभय अनबी को खाने पीने के लिए देता था। दिन बीतने लगे और अनबी को अभय के घर आए हुए 1 महीना हो गया था। अनबी अब ठीक हो गई थी थोड़ी थोड़ी, इसलिए वो अभय के फ्लैट की साफ सफाई कर देती। फ्लैट को उसने एक घर में तब्दील कर दिया था। खाना वगैरह भी वही बनाती थी। एक दिन पता नहीं कैसे एक लड़की अभय के फ्लैट के अंदर आ गई। अभय कहीं बाहर बाहर गया हुआ था। उसने बहुत ही भड़कीली ड्रेस पहनी हुई थी। पूरी मेकअप की दुकान बनकर घूम रही थी। होठों पर लाल रंग पोता हुआ था उसने। हाई हील्स की सैंडल पहनी हुई टक टक करते हुए फ्लैट को घूम घूम कर देखने लगी। जी आप कौन? और ऐसे कैसे फ्लैट के अंदर आ गई आप? अनबी किचन से बाहर निकल कर आकर उसे देखकर कहने लगी, तुम कौन हो? वो लड़की सोफे पर अपने पैर पर पैर रख के बैठ गई। उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अनबी असहज हो गई क्योंकि उसने एक लंबी टी शर्ट के साथ अभय का ही लोअर पहना हुआ था। जी मैं, अच्छा अच्छा, अभय बेबी ने नई नौकरानी रखी है। वो अनबी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। ये शर्ट अभय की है, पर तुमने क्यों पहन रखी है? जी वो, अनबी उसे बताने लगी, पर उसने एक बार फिर अनबी को फिर टोक दिया। अच्छा, वैसे देखने में ठीक ठाक लग रही हो। कहीं घर का काम करते अभय के कमरे और उसके बिस्तर तक तो नहीं पहुंच गई हो ना? वो लड़की अनबी को अजीब सी नजरों से देखकर मुस्कुराने लगी। आप ये कैसी वाहियात बातें कर रही हैं? अनबी गुस्से से कहने लगी। ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। वो लड़की गुस्से से सोफे पर से उठकर अनबी के सामने जाकर खड़ी हुई। तुम काम करने वाली बेचारी अबला नारी बनकर अभय जैसे अमीर शाही खानदान के लड़कों को अपने चंगुल में फंसा लेती हूँ, फिर उनसे पैसे ऐंठने के लिए उन्हें फंसा देती हूँ। शाही खानदान? अनबी की आंखें हैरानी से भर गई उस लड़की की बात सुनकर। ओ, तुम्हें अभय ने कुछ नहीं बताया है? अभय का पूरा नाम अभय रतन सिंह राठौड़ है। राठौड़ परिवार राजस्थान के शाही खानदानों में से एक है। अभय अपने माता पिता की इकलौती संतान है। राठौड़ एम्पायर का इकलौता वारिस और मेरा होने वाला मंगेतर है। वो लड़की इतराती हुई उसे बताने लगी। अनबी की तो सांसें अटक गई उसकी बात सुनकर कि अभय राठौड़ परिवार का इकलौता वारिस है। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। बात कहाँ तक बढ़ी तुम दोनों में? वो लड़की उसे घूमकर देखते हुए उसे पूछने लगी। कैसी बात? अनवी का सिर चकरा रहा था उसकी बात सुनकर। ज्यादा भोली मत बनो। उसे अपनी अदाएं दिखाती होगी रोज, तभी तो वो मेरे फोन कॉल को इग्नोर कर देता है। वो गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगी। देखिए आप जो भी हैं, उसने फिर से अनवी को टोक दिया। जो भी हैं से क्या मतलब है? तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन रजत खुराना की इकलौती बेटी हूँ। आप चाहे किसी की भी बेटी है, मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। अनवी उसकी आंखों में देखकर कहने लगी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अनबी ने उसका हाथ बीच में पकड़ लिया। हद में रहकर बात करिए आप। अनबी उसे गुस्से से अपनी उंगली दिखाते हुए कहने लगी। वरना क्या? वो लड़की अनबी के तेवर देखकर डर गई, पर उसने अपने चेहरे पर डर वाले भाव नहीं आने दिए। वरना कहीं मैं बेहद हो गई तो आपके चेहरे पर पुता हुआ 2.5 किलो का मेकअप उतरवाने में
मुझे वक्त नहीं लगेगा। दोनों के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? अभय अनबी और उस लड़की को देखकर फ्लैट के अंदर आ गया। अभय बेबी कहकर वो लड़की झूठ मूठ कर रोना रोते हुए अभय के गले से जाकर लग गई। तुम्हारी मेड ने मेरी इंसल्ट की है। अभय ने उस लड़की को खुद से अलग कर दिया और उससे दूरी बनाकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो मधु? वो उसे देखकर कहने लगा, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारी मेरी सगाई की डेट फिक्स हो गई है। मधु उसके गले से लिपटते हुए कहने लगी, पर तुम्हारी इस मेड ने मेरी इंसल्ट की और मुझे बहुत कुछ सुनाया। वो रोने का नाटक करते हुए कहने लगी और आनवी की तरफ देखकर टेढ़ा सा मुंह मुस्कुराने लगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है इनसे, उल्टा ये मुझे उल्टी सीधी बातें करके बेइज्जत कर रही थी। गेट आउट! अभय गुस्से से जोर से चीखा। अनवी को समझ में नहीं आया कि अभय ने ये किसे कहा, उससे या मधु से। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? वो अनवी को गुस्से से लाल हो रही आंखों से देखकर कहने लगा। अनवी की आंखों में आंसू आ गए। वो अभय की बात सुनकर जड़ हो गई। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। अभय गुस्से से अनवी पर चिल्लाया और उसे फ्लैट से बाहर जाने का इशारा किया तो अनवी उसी हाल में रोते हुए फ्लैट से बाहर निकल गई। अभय ने अपने चेहरे पर अपना हाथ फिराया पर उसकी आंखें नम हो गई और लाल हो गई। अनवी रोते हुए अभय के फ्लैट से बाहर निकल गई और अभय बिना भाव के उसे जाते हुए देखता रहा। अच्छा हुआ बेबी, तुमने उसे यहाँ से निकाल दिया, वरना मैं उसे जीने लायक नहीं छोड़ती। मधु हॉल में रखे सोफे पर बड़ी अदा से अपने खुले पैरों की नुमाइश करते हुए मुस्कुराते हुए पसंद कर कहने लगी, गेट अप। अभय की टोन एकदम से चेंज हो गई। उसका कहा हर लफ्ज गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। मधु अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए रहस्यमयी मुस्कान बिखेरने लगी। तुम्हें उसके जाने से फर्क पड़ रहा है? मधु अपने फोन से सेल्फी लेती हुई उससे कहने लगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभय गुस्से से अपने दांतों को भींच रहा था। बेबी क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? कहीं तुम उसे प्यार बार तो नहीं करने लगे हो ना? मधु उसके पास आ गई और उसके सीने पर अपनी उंगली रखने लगी, पर अभय ने उसकी उंगली को गुस्से से पकड़कर मरोड़ दिया। मुझे छूने की कोशिश दोबारा कभी मत करना, वरना इससे ज्यादा दर्द तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभय उसकी उंगली को छोड़ते हुए गुस्से से कहने लगा। आ वो अपनी उंगली पकड़कर जोर से चीखी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम उस 2 टके की नौकरानी के लिए मुझसे ऐसे जंगलियों की तरह बिहेव कर रहे हो? तुमने मेरा जंगलीपन अभी देखा कहाँ है? अगर मैं अपनी पर उतर आया तो तुमसे सहन नहीं होगा। और हाँ, वो मेरी नौकरानी नहीं थी, हालात की मारी थी। हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी ये जुबान अपने मुंह के अंदर ही रखो, वरना तुम्हारा मुंह पर ताला कैसे लगाते हैं मुझे अच्छे से पता है। अभय की आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। उसकी आंखें मधु को बुरी तरह से घूर रही थी, जैसे अभय उसे अपनी आंखों से भस्म करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, मधु अपनी उंगली को मसलते हुए कहने लगी। मधु अभय को एक बार फिर से मुस्कुराकर देखने लगी। बंद करो अपनी बकवास और दफा हो जाओ यहाँ से, और अपना ये चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। अभय उसके करीब आ गया और गुस्से से उसके जबड़े को कसते हुए कहने लगा। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम भागते हुए इस रिश्ते से। मधु ने उसके हाथ से अपना चेहरा छुड़वाते हुए कहा, मेरी तुम्हारी सगाई है। अरे भाड़ में गई तुम और तुम्हारी सगाई। जाओ जाकर अपने जैसा कोई छिछोरा और लीचड़ इंसान ढूंढो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा घटिया सोचता हो। अभय। मधु गुस्से से अभय पर अपना हाथ उठाने लगी तो अभय ने गुस्से से लाल आंखों से उसे उंगली दिखाई। दोबारा मुझ पर उठाने की गलती मत करना, वरना हाथ उठाने लायक नहीं रहोगी। अभय ने उसका हवा में उठाया हुआ हाथ पकड़कर नीचे करते हुए कहा। अभय ने उसे चेतावनी देते हुए जताया, मैं वो पहले वाला अभय नहीं हूँ जो अपना मुंह सिलकर बैठ जाएगा। तुम्हें तुम्हारी असली जगह न दिखा दी तो मैंने मेरा नाम अभय नहीं। अभय की आंखें जैसे आग उगल रही थी। तुम नहीं चाहते हो, पर तुम्हारे पापा तो चाहते हैं ये सगाई हो। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ, अकेला। वो कोई नहीं है मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले वो कौन होते हैं? अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। अभय ने अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को बहुत बेरहमी से पोंछते हुए कहा। मैं उनके लिए उस दिन मर गया था जिस दिन उन्होंने मुझ पर विश्वास ना करके तुम जैसी झूठी मक्कार लड़की पर विश्वास किया था। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मुझसे प्यार करती थी, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। प्यार जबरदस्ती कभी हासिल नहीं होता है, और तुम जैसी घमंडी लड़की से कोई भी प्यार कर भी नहीं सकता है। मुझ पर तुमने घिनौना इल्जाम लगाया
कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, जबकि तुम मुझे परेशान करती थी, जबरदस्ती मुझे छूने की कोशिश करती थी। तुम्हारी वजह से मुझे जेल हो गई। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर किसी ने मेरी कही बात पर यकीन नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तुम अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। निकल जाओ यहाँ से अभी। अभय गुस्से से जोर से चीखा तो मधु अभय का ये रूप देखकर डर गई और जल्दी से फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अभय वहीं अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। खुद को सख्त दिखाने वाला अभय बच्चों की तरह रो रहा था। आई एम सॉरी अनवी, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के बिना इतना सुना दिया। मैं क्या करता? वो लड़की तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। अगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भेजता, तुम अब मुझसे कभी मत मिलना। रास्ते में अगर मिल गए तो अनजान बनकर आगे बढ़ जाना। अभय को रोने के लिए इस वक्त एक कंधे की जरूरत थी, पर उसके पास कोई नहीं था। इस वक्त बहुत अकेला था अभय। जिसके कंधे पर वो अपना सिर रखकर अभय रोता, वो कंधा उसके पास नहीं था। अभय स्मोकिंग ड्रिंकिंग नाम मात्र ही करता था, पर आज उसका मन बहुत भारी था। अनवी की आंखों में आंसू देखकर वो खुद को कोस रहा था। काश हम दोनों ना मिलते तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि तुम जहां भी रहो सुरक्षित रहो। अभय बियर का एक कैन अपने हाथ में पकड़कर बालकनी में खड़ा था। उसने बियर को ओपन किया, पर अभी पी नहीं थी। अभय को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने अनवी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने अपना पूरा गुस्सा अपने हाथ में पकड़े कैन पर निकाल दिया और वो कैन उसके हाथ में लग गया, जिसकी वजह से उसका हाथ खून से सन गया। पर उसे दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसे रह रहकर अनवी की फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ अनवी अभय की बिल्डिंग से छुपाती हुई निकल रही थी, ताकि उसे कोई देख ना ले। वो बिल्डिंग के बाहर आई तो अचानक से आसमान में बादल घिर गए। अनवी रोते हुए सड़क पर चल रही थी। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। दिल्ली की सड़कें सुनसान, रास्ता, अकेली लड़की है, जानकर हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है। अनवी के साथ हुआ भी ऐसा। अनवी सड़क पर चल रही थी और वो रो रही थी। तभी बारिश भी शुरू हो गई। वो पूरी भीग गई। कुछ मन चले उसके पीछे लग गए तो वो सड़क पर तेजी से भागने लगी। वो भागते भागते थक गई थी। वो अब और भागने की स्थिति में नहीं थी। आगे लोगों की भीड़ देखकर उसने सांस ली और वो मन चले वहां से भाग गई। तभी उसे अपने सामने एक चर्च दिखाई दिया। अनवी जल्दी से चर्च के पास पहुंची और गेट खोलकर छुपने की जगह ढूंढने लगी। तभी उसे एक छोटा सा शेड दिखाई दिया। वो वहां जाकर छुप गई और अपने घुटनों में सिर देकर रोने लगी। अनवी को रोते रोते सुबह हो गई। वो जहां छुपकर बैठी थी वहीं बैठी रही। चर्च के अंदर से 40-45 साल की एक लेडी जब बाहर आई तो उन्हें अनवी के रोने की आवाज सुनाई थी। वो इधर उधर देखने लगी तो उन्हें शेड दिखाई दिया, जहां अनवी अपने घुटनों में अपना सिर देकर रो रही थी। वो अनवी के पास आई है और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फिराने लगी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो तुम? अनवी ने अपना सिर अपने घुटनों के बाहर निकालकर ऊपर देखा। मेरी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं भगवान ने? अनवी फिर से रोने लगी। वो लेडी अनवी के सिर प्यार से हाथ फिराने लगी। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। हो सकता है इसमें तुम्हारी भलाई छिपी हो। आंटी, उन्होंने बेवजह मुझे घर से निकाल दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। पहले तुम उठो यहाँ से। लेडी ने अनवी को वहां से उठाया और वहां से बाहर ले आई। अब मुझे पूरी बात बताओ। अनवी ने रोते हुए अपनी पूरी बात उन लेडी को सुना दी। लेडी अनवी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी तो अनवी हैरानी से उन्हें देखने लगी। आंटी, आप हंस क्यों रही हैं? वो इसलिए कि तुम वाकई में अभी बच्ची हो। अ- अनवी आंटी की बात सुनकर सोचे पड़ गई। मतलब उसने तुम्हें वहां से बेइज्जत करके निकाला सिर्फ तुम्हारे भले के लिए? मुझे उन्होंने बेइज्जत करके वहां से निकाला, इसमें मेरा भला कहाँ से हुआ? माई चाइल्ड, तुमने मुझे जो कुछ भी बताया उससे एक बात मैं समझ गई हूँ, वो लड़का बहुत अकेला है, पर वो किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा। प्योर सोल है वो लड़का। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनवी है और मेरा नाम जेनी है। मेरे हस्बैंड और मेरे जवान बेटे की डेथ हो गई है कुछ महीनों पहले। दोनों के जाने के बाद मैं भी सोचती थी कि मैं जीकर क्या करूंगी, पर जो हमें छोड़कर चले जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते हैं। मैं ये बात अच्छे से समझ गई थी। उनके जाने के बाद मुझे पता चला मुझे ब्लड कैंसर है। मेरे हस्बैंड और मैं एक छोटा सा कैफे चलाते थे। दोनों के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर भी मुझे जीना पड़ रहा है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो हालात का सामना करो, वो भी मुस्कुरा कर, या फिर घुटने टेक कर अपनी हार मान लो। तुम कौन से तरीके से जीना चाहती हो?
आंटी, मुझसे ज्यादा दुखी हैं आप, पर आप हालातों से लड़ रही हैं। मैं भी हालातों का सामना करूंगी और जीऊंगी। बस मुझे एक नौकरी मिल जाए। मेरे कैफे में काम करोगी? आंटी, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। जेनी आंटी अनवी को चर्च के गेट के बाहर खड़ी गाड़ी के पास ले आई। फिर दोनों गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। कुछ देर में दोनों बहुत खूबसूरत सी जगह पर पहुंच गई, जहां जेनी आंटी का कैफे था। इस पास का माहौल बहुत सुखद था। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से घिरा हुआ कैफे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अनवी की नज़र कैफे के नेम प्लेट पर गई। टी कैफे। आंटी, कैफे तो सुना है, पर टी कैफे? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को चाय पीनी बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने टी कैफे खोल दिया। लोग जितने कॉफी पीने के शौकीन हैं, लोग चाय भी उतने ही शौक से पीते हैं। अब से तुम यहाँ इस कैफे में काम करोगी। अनबी आंटी को देखकर मुस्कुराने लगी। थैंक यू आंटी। थैंक यू मुझे नहीं, उस लड़के को बोलो, कहकर वो मुस्कुरा दी और अनबी हैरान सी हो गई। अनबी के जाने के बाद अभय बिल्कुल अकेला हो गया था। उसे अनबी की चिंता हो रही थी कि वो कैसी होगी। अनबी के साथ रहकर उसे घर का खाना खाने की आदत पड़ गई थी। अभय सुबह जल्दी उठ गया। घर की साफ सफाई करने के बाद अपने लिए उसने नाश्ता बनाया और फिर वो नहाने के लिए चला गया। नहाकर आने के बाद उसने नाश्ता किया। जूठे बर्तन उसने किचन में सिंक में जाकर रख दिए, फिर उन्हें धोकर रैक में लगा दिया। फिर टी शर्ट जीन्स पहनकर अपने काम पर चला गया। गणेश गैराज। भाई, उस लड़की ने गाड़ी का काम करवाया और अब पैसे देने की बारी आई तो वो आनाकानी कर रही है। वो लड़का गाड़ी के पास जाकर नीचे झुककर दूसरे लड़के को कहने लगा, तू गाड़ी के नीचे घुसा हुआ था? राजू, तुम सब लोग निकम्मे हो गए हो। एक लड़की से पैसे नहीं निकलवा सकते हो। वो लड़का गुस्से से गाड़ी के नीचे से बोला। भाई, वो लड़की अंग्रेजी में गाली निकाल रही थी। रुक तू, मैं बाहर आ रहा हूँ। गाड़ी के नीचे से वो लड़का बाहर निकल आया। कहाँ है वो लड़की? चलिए मेरे साथ। फिर राजू लड़के का मुंह देखने लगा। मेरे चेहरे पर इंडिया का नक्शा बना हुआ है, जो तू बहुत गौर से मेरा चेहरा देख रहा है। वो लड़का राजू को हड़काते हुए बोला। भाई, नक्शा तो नहीं बना है, पर ग्रीस लगने से पूरा चेहरा काला हो गया है आपका। गाड़ियों के गैराज में काम कर रहे हैं हम, तो ग्रीस लगेगी ही। फेयरनेस क्रीम नहीं। अब चल। तुम सबने मिलकर लूट मचा रखी है। दो तारे जोड़ने के 2000 रुपए? मैं सिर्फ 100 रुपए दूंगी। लेने हो तो लो, वरना मैं जा रही हूँ। मुझे और भी काम है। लड़की एटीट्यूड से अपने सामने खड़े लड़के से कह रही थी। वो लड़का गाड़ी के पास आया। उसने लड़की की गाड़ी के फ्रंट डोर की विंडो से अपना सिर अंदर घुसाया और गाड़ी की चाबी निकालकर गाड़ी को लॉक कर दिया। जो राजू के साथ आया था, उस लड़के ने ऐसा किया और चाबी अपनी जेब में रख ली। पहले हमारा मेहनताना, फिर गाड़ी इस गैराज से बाहर जाएगी, वरना ये गाड़ी यहीं सड़ेगी। वो लड़का गाड़ी के बोनट पर कूदते हुए बैठ गया। यू इडियट, तुम्हें पता भी है ये गाड़ी कितने लाख की है? मुझे जानने का कोई शौक नहीं है। हमारा मेहनताना दो और अपने टीन का डिब्बा लेकर यहाँ से निकलो। तुम 50 लाख की गाड़ी को टीन का डिब्बा बोल रहे हो? वो गुस्से से जोर से चीखी थी। हाँ, टीन का डिब्बा ही है ये। और अगर तुमने हमारा पूरा मेहनताना हमें नहीं दिया, तो इसे भंगार में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लड़का गाड़ी के बोनट से कूदकर लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो लड़की उस लड़के पर अपना हाथ उठाने लगी, तो लड़के ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। हद में रहो अपनी, समझी? कहकर गुस्से से उसका हाथ झटक गया। हिम्मत देखी कहाँ है अभी मेरी तुमने, मिस मधु? अभय, तुम यहाँ? अभय ने अपनी जेब से अपना रुमाल निकालकर अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा, पैसे दो और दफा हो जाओ यहाँ से। मधु के तो होश उड़ गए अभय को यहाँ देखकर। ये गैराज अभय का था और अभय यहाँ मैकेनिक था। अभय मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा था, पर मधु के झूठे आरोपों की वजह अभय को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। अभय की पढ़ाई अधूरी रह गई थी। फिर उसने अपना एक छोटा सा गैराज खोल लिया। अभय से अपनी बेइज्जती करवाकर मधु अपने घर पागलों की तरह सामान तोड़ने फोड़ने लगी। कुछ ही देर में उसने पूरे घर को कबाड़ खाना बना दिया। तभी उसके पापा मधुर सिंह पहुंच गए। मधु, ये क्या हाल बना रखा है पूरे घर का तुमने? मधुर जी अपना सिर पकड़कर कहने लगे, डैड, वो अभय, उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है। मधु गुस्से से चीख कर कहने लगी। मधुर जी हैरान होकर, ये क्या कह रही हो तुम? मधु ने फिर उन्हें सारी बात बता दी। मधु, अभय ने अगर कह दिया है कि वो तुमसे सगाई नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। वो तुमसे बदला ले रहा है। मधुर जी मधु की तरफ देखकर कहने लगे, डैड, उसकी जिंदगी को मैंने जहन्नुम न बना दिया तो मेरा नाम भी मधु नहीं।
मधु गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मधुर जी टेंशन में आकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। ये बेवकूफ लड़की मेरे बने बनाए प्लान को बर्बाद कर देगी। जहन्नुम उसकी जिंदगी नहीं, हमारी होगी अगर अभय और मधु की सगाई नहीं हुई। इसे क्या पता मैं पूरी तरह कर्जे में डूबा हूँ। ये तो बस हर दिन हजारों लाखों उड़ाती है बिना सोचे समझे। इतने ऐशो आराम की जिंदगी अभय के पापा की वजह से जी रहे हैं हम। अगर उन्हें मधु की हकीकत पता चल गई, मधु ने जानबूझकर अभय को फंसाया था, तो वो तो हमारा नाम ही निशान ही इस दुनिया से मिटा देंगे। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मधुर जी कुछ सोचने लगे और किसी को फोन करने लगे। फिर कुछ देर बाद घर में काम करने वाली लड़की को घर की साफ सफाई करने का बोलकर वहां से चले गए। राजू अभय के पास बैठते हुए, भाई आप क्या पहले से उस नक्सली लड़की को जानते हैं? अभय राजू की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। कभी कभी जिंदगी में कुछ गलत लोगों से पाला पड़ जाता है जो हमारी जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। वो भी मेरी जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रही थी, पर अब नहीं घोलेगी। जा सबके लिए चाय लेकर आ। भाई आप पहले चाय नहीं पीते थे, पर कुछ दिनों से आप चाय पी रहे हैं। राजू अभय की तरफ हैरत से देखते हुए पूछने लगा। अभय राजू की तरफ देखकर फिर मुस्कुराने लगा था। जाकर चाय लेकर आ, बहुत सी गाड़ियां रिपेयर के लिए आई हैं। राजू सिर खुजलाते हुए अभय के पास उठकर चला गया। भाई को कुछ तो हुआ है, पर क्या? वो ये सब सोचते हुए गैराज के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राजू सबके लिए चाय लेकर आ गया। गैराज में काम करने वाले 6-7 लड़के थे। अभय ने सबको चाय पीने के लिए बुला लिया। सभी वहीं जमीन पर बैठकर आलती पालती मारकर बैठ गए। फिर सबने एक एक चाय का कप ट्रे में से उठा लिया। राजू ये चाय कहाँ से लेकर आया है तू? अभय चाय का एक घूंट अपने गले से उतारते हुए उसे देखकर पूछने लगा। राजू भाई वो जेनी आंटी की टी कैफे से। जेनी आंटी की टी कैफे में तो ऐसी चाय कोई नहीं बनाता है। अच्छी नहीं लगी आपको चाय? जाना पहचाना स्वाद है, कहकर अभय मुस्कुराया। क्योंकि ऐसी चाय अनबी बनाती थी। अनबी का नाम लेते ही अबीर के होठ पर बसी मुस्कुरा दी। अनबी ने टी कैफे में अपना काम अच्छे से संभाल लिया है, सबके साथ अच्छे से घुल मिल गई है। जेनी आंटी के कैफे से 2 मीटर की दूरी पर अभय का गैराज था। जेनी आंटी अनबी का काम करते देखकर मुस्कुरा रही थी। अनबी ने जेनी आंटी के टी कैफे को अच्छे से संभाल लिया था। अनबी के आने के बाद टी कैफे में भीड़ अब ज्यादा रहने लगी थी। वजह थी अनबी के हाथ की बनी चाय, जिसके चर्चे गली गली में होने लगे। जेनी आंटी से बात करके उसने चाय के साथ खाने के कुछ आइटम्स बढ़ा दी, जैसे नाश्ते में पूरी के साथ रसे वाले आलू की सब्जी, कचौड़ी, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे और कई तरह के अलग अलग पराठे। अनबी ये सब अपने हाथ से बनाती थी, जिसके चर्चे हर तरफ होने लगे। अनबी सबके साथ घुल मिलकर रहती थी, तो कैफे में काम करने वाली बाकी लड़कियां भी उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आती थी। जेनी आंटी के टी कैफे में ग्राहक बढ़ने लगे, तो अनबी ने टी कैफे के सामने खुली जगह पर टेबल कुर्सियां लगवा दी, ताकि सब आराम से बैठकर खा पी सके। अभय का गैराज। गैराज में कुमार सानू के गाने दिन रात बजते रहते थे, और वजह थी अभय, क्योंकि अभय को 80-90 के दशक के गाने सुनने अच्छे लगते थे। चाय के साथ ये गाने सुनने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही गाने सुनने अच्छे लगते हैं और चाय पीनी भी। फिर दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, गाने प्लस चाय, सुकून शांति। राजू भाई, जेनी आंटी के टी कैफे में जो नई लड़की आई है उसने तो कमाल कर दिया है। राजू अभय के पास आकर बैठकर बताने लगा। अभय गाड़ी के स्क्रू कसते हुए, कमाल? हाँ कमाल भाई। पहले टी कैफे पर चाय सैंडविच ही मिलता था, पर अब सुबह बढ़िया नाश्ता भी खाने को मिलेगा। अभय मन ही मन खुश होकर, अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम भी आज वहां से नाश्ता ले आए? राजू अभय को उसकी तरफ देख कर डरते डरते उससे पूछने लगा। वो लड़की तरह तरह के पराठे बनाने जानती है और कचौड़ियाँ भी। मेरे मुंह में पानी आ गया है खाने की इतनी आइटम सुनकर। राजू अभय को मस्का लगाकर कहने लगा। अभय मुस्कुराते हुए राजू की तरफ देखकर, ठीक है जा, सबके लिए पराठे के साथ चाय भी ले आ, जेनी आंटी के टी कैफे से। अभय ने इतना ही कहा था और राजू 2 फलांग मारकर गैराज से बाहर निकल गया। राजू कुछ ही देर में टी कैफे में पहुंच गया। जेनी आंटी टी कैफे के बाहर रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी। गुड मॉर्निंग आंटी। राजू जेनी आंटी के पास आकर उनसे कहने लगा। जेनी आंटी राजू को देखकर, राजू आज तुम इतने दिनों बाद यहाँ आए? राजू आंटी के सामने रखी कुर्सी को पर उनके सामने बैठते हुए, आंटी
मैं तो रोज आता हूँ यहाँ, चाय लेकर जाता हूँ यहाँ से। अच्छा, आज भी चाय लेने आए हो? आंटी, आज चाय के साथ नाश्ता भी लेकर जाऊंगा। अपने हाथ का खा खा कर पक चुका हूँ मैं। आपके टी कैफे के बहुत चर्चे हो रहे हैं आजकल। आंटी हंसती हुई, ये सब अनबी का कमाल है। राजू हैरानी से, कौन अनबी आंटी? वही जिसकी वजह से टी कैफे के चर्चे गली गली में हो रहे हैं। अच्छा, अनबी नाम है उनका। तुम्हें नाश्ता पैक करवाना है? आंटी, पराठे और चाय। आज अभय भाई भी यहीं से लाया गया नाश्ता खाएंगे। अभय कैसा है? बहुत दिन हो गए उसे मिले हुए। मैं भाई को बोल दूंगा कि आपसे आकर मिल ले। आंटी, नाश्ता पैक करवा दो जल्दी से, वरना भाई मुझे गुस्सा होंगे। आजकल गैराज में काम बढ़ गया है। ठीक है। रोशनी। आंटी ने एक लड़की का नाम पुकारा तो वो लड़की आंटी की आवाज सुनकर उनके पास आ गई। आंटी, रोशनी, अनबी से कहना गोभी और मूली 20 पराठे पैक कर दें, दही अचार के साथ। और भी? रोशनी, ठीक है आंटी, मैं अभी नाश्ता पैक करवा कर लाती हूँ। रोशनी अंदर किचन में आ गई। अनबी, गोभी और मूली के 20 पराठे पैक करने हैं। बने रखे हैं कि बनाओगी? पराठे बस अभी बनाकर रखे हैं, पर इतने पराठे कौन खाएगा? अनबी पराठे पर घी लगाती हुई रोशनी से पूछने लगी। वो यहाँ पास में ही गैराज है, 6-7 लड़के हैं वहाँ, तो ये सब पराठे वो सब खाएंगे। अच्छा ठीक है, पराठे बन गए हैं, तुम पैक कर दो, मैं तब तक चाय बना देती। कुछ देर में चाय बन गई। फिर अनबी ने चाय केतली में डाल दी और रोशनी पराठे पैक कर दिए। सारा नाश्ता पैक करके रोशनी आंटी के पास आ गई। आंटी, चाय और पराठे। राजू, पराठे और चाय की केतली पकड़ ले रोशनी से। गरम है, ध्यान से पकड़ना। राजू ने रोशनी के हाथ से केतली और पराठे पकड़ लिए। फिर वो गैराज की तरफ चला गया। गैराज। भाई, आइए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, पराठे गरम है। तूने बहुत देर लगा दी। अभय अपने हाथों को पोंछते हुए उससे पूछने लगा। भाई, पराठे अभी सेके हैं अनवी जी ने, इसलिए देर हो गई। अनवी? अनवी का नाम सुनकर अभय के दिल में पता नहीं टीस सी उठी। महेश, निर्मल, संजू, गज्जू, लाला, आ जाओ, तुम सब नाश्ता कर लो आकर। फिर सभी वहीं जमीन पर चटाई बिछाकर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। भाई, सच में पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं अनबी जी ने, और चाय भी। राजू और बाकी सब भी अनबी की तारीफ करने लगे पराठे खाते हुए। अभय ने बहुत दिनों बाद अनबी के हाथ का बना हुआ खाना खाया था, इसलिए वो अंदर से खुश लग रहा था। राजू पराठा खाते हुए अभय की तरफ देखकर, भाई, आंटी से मिलाना। अभय हैरानी से, मुझसे मिलना चाहती है? क्यों? राजू, आप बहुत दिनों से उसे मिले नहीं हैं इसलिए। ठीक है, मिलाऊंगा। तुम सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाना। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया, फिर सब अपने अपने काम में जुट गए। काम करते हुए दोपहर में से शाम हो गई। इसी बीच अभय के हाथ पर काम करते हुए चोट लग गई। रात को अभय के पैर खुद ब खुद जेनी आंटी के टी कैफे की तरफ चल पड़े। कुछ देर में अभय धड़कते दिल के साथ जेनी आंटी के कैफे में पहुंच गया। अभय को पता नहीं था वो यहाँ क्यों आया है, जबकि उसे पता था अनबी यहाँ है। तभी जेनी आंटी ने अभय को देख लिया। अभय, तुम कब आए? अभय मुस्कुराते हुए, आंटी, बस अभी। तभी वहां अनबी आ गई। आंटी, वो लीना का पेट, कहते हुए वो रुक गई। अनबी अभय को अपने सामने देखकर चुप हो गई। उसकी नजर अभय के हाथ पर लगे घाव पर चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।